जी। तो आप बताइए। सुपर वो भारत सरकार चला रही थी ना बुलेट ट्रेन, उसकी स्पीड से चल रहा है 8वें पे कमीशन पर काम। और यहाँ तक पहुँचा है कि अभी 8वें पे कमीशन को ऑफिस नहीं मिल पाया है। 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि वो 8वें पे कमीशन का गठन करेगा और 2025 15 जनवरी से लेकर के अक्टूबर के लास्ट में उसने ऑफिस का आधिकारिक गठन किया है जी। हालांकि अभी तक ऑफिस नहीं मिला है उसको जो काम आगे बढ़ पाए। इंतज़ार में है कि जल्दी ऑफिस मिल जाए। होपफुली नए साल में ऑफिस मिल जाएगा और बैठकें शुरू होंगी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ कह पाएंगे इस मुद्दे पर। जी जी जी। मंजीत जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक डेटा आया संसद के पटल में, सवाल जवाब चल रहा था शीतकालीन सत्र में, तो कहा गया कि एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने की जो तादाद है उसके नंबर का खुलासा किया गया। लगातार हम लोग कई बार मनी सेंट्रल में भी जो हमारा फ्लैगशिप शो है उसमें भी हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं और आपसे भी कई बार जब चर्चा होती रहती थी तो पूछते रहते, तो आप भी बोलते थे कि आउट ऑफ 30 लाख ये आंकड़ा बहुत कम है, कभी 30,000 कभी 60,000। और ताज़ा आंकड़ा ये है जो संसद के पटल में दिया गया है वो है 1,22,123 लोगों ने मात्र जो है यूपीएस को ऑप्ट किया आउट ऑफ 30 लाख के आसपास। ये आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये आंकड़े अभी भी बहुत नाकाफ़ी हैं? ये आंकड़े बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम मतलब 3% से भी नीचे है ये आंकड़ा। तो आप ऐसे समझिए कि ये आउट ऑफ 30 लाख नहीं है विशाल जी। जी। इसमें वो पेंशनर भी शामिल हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, यानी 30 लाख से भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कहीं ज़्यादा है संख्या। और ये जो 1,22,123 कर्मचारी जो हैं जिन्होंने यूपीएस को ऑप्ट किया है, इसमें मैं मानता हूं कि कम से कम 40-50% वो कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं। ये वर्किंग क्लास इसमें 50% है। तो अगर देखा जाए तो 30 लाख में से ये 1,22,000 से भी आधा जो बनेगा डेटा वो आएगा वर्किंग क्लास में से जिन्होंने इसको ऑप्ट किया है। तो अगर मैं कहूँ कि ये यूपीएस पूरी तरीके से फेल है तो ज़्यादा सही रहेगा। जी जी। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूँ कि यूपीएस में सरकार कह रही थी कि बहुत अच्छी स्कीम है, 25 साल की सेवा पर जो है आखिरी जो है 12 महीने का जो औसत बेसिक जो है वेतन उसका 50% हम लोग आपको पेंशन के रूप में देंगे। कर्मचारी के निर्धन होने पर या पत्नी पर जो फैमिली पेंशन की जो सीमा है उसको कहा गया कि बढ़ाकर अब 60% के आसपास किया जाएगा। कम से कम 10 साल की अगर आपने सेवा दे दी है तो न्यूनतम जो है 10,000 के आसपास का पेंशन मिलेगा। महंगाई राहत यानी जिसको कि डीए के नाम से दिया जाता है उसको कहा गया कि एआईसीपीआई जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर जो है ऑल इंडिया जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर जो देने की बात कही गई। इसके अलावा ग्रेच्युटी के अलावा भी जो है कहा गया कि जो लमसम जो है उसका भी भुगतान का जो है प्रावधान किया गया है। इन तमाम जो फैक्टर्स गिनाए गए सरकार के द्वारा उसके बावजूद लोग क्यों नहीं ऑप्ट कर पा रहे हैं यूपीएस को, ये भी हम समझना चाहेंगे। जी विशाल जी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फेल होने की वजह दो मुख्य रूप से है। जी। पहला ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने कहा कि सारा पैसा हैंडओवर कर दो गवर्नमेंट को, तब जाकर के वो पेंशन की गारंटी देगी। और उसके लिए भी 50% जो पेंशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए उसने सर्विस की गारंटी जो ली कर्मचारी से वो 25 साल ली। जी। तो 25 साल नौकरी करने के बाद जब उसको 50% पेंशन मिलेगी और 25 साल की नौकरी के दरमियान जितना भी वो कंट्रीब्यूशन खुद देगा हर महीने 10%, जी, उसको उसे भूलना पड़ेगा। जी। ये सबसे पहली इसकी कमी है। और उसके वजह में से सरकार ने कहा कि वो जो लमसम अमाउंट वापस करेगी वो अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो कर्मचारी का जो अंशदान रहा है उसका भी बड़ी मुश्किल से वो 20% होगा। यानी कि अगर 25 साल तक किसी कर्मचारी का जो पैसा कटा वो 100 रुपये बना टोटल जाके, तो उस 100 रुपये में से केवल उसको 20 रुपये वापस मिलेंगे। ये सबसे बड़ा फेल्योर का कारण है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा अगर वो पेंशन की गारंटी लेना चाहता है। सबसे बड़ी बात कि 25 साल ही पूरे होना मुश्किल है। जो दूसरा इसका फेल्योर होने का कारण है वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना देना। अगर सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान करती तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। 1,22,000 की जगह ये 12,22,000 भी हो सकता था। तो जब तक कि अब आप बताओ कि कोई आदमी जो 30 साल की उम्र में नौकरी में आया और उसने 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, वो 50 साल का हो गया। 50 साल के बाद उसको लगा कि वो सेवाएं नहीं कर पाएगा किसी वजह से, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है।
वो 40% पेंशन लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसे 40% भी पेंशन मिलेगी तो उसके लिए भी उसे 10 साल तक इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार तो छोड़ दीजिए, 10 साल तक उसको जिंदा ही रहना पड़ेगा। जी। अब ये सरकार मतलब जो है कैसे साबित करेगी या कैसे इसको इंश्योर करेगी कि कोई 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले रहा है तो वो 10 साल आगे जिंदा ही रहेगा। जी, जी। तो ये सबसे बड़ा इसका फेलियर होने का कारण है। तो ये 2 कारण जो मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इसको फेल करने की वजह बनते हैं। जी, जी। अब सर एक कल की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर थी, पीएफआरडीए से जुड़ी हुई है। जी। वो भी पीएफ के पैसों को लेकर ही है। उसमें सरकारी नॉन गवर्नमेंटल दोनों के लिए जो है कुछ बातें सामने आई हैं। आपका भी हम जो है एक्सप्लेनर हम देख रहे थे, जो आप कह रहे थे कि ऑन स्क्रीन आकर हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे समझना चाहते हैं सर कि इसमें 80% एन्युटी 20% का वाला मामला क्या है, या पहले कहा जा रहा था कि 60%, 40% था, उसको अब 80-20 के आसपास कर दिया है। मैं एकदम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछता हूँ, ये पूरा मामला था क्या, और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके लिए क्या कुछ खास है क्या इस पिटारे में? क्या यहाँ भी इस क्षेत्र में भी, इस सेक्टर में भी क्या उनको नुकसान ही होगा? जी, जो 16 दिसंबर को जो दोबारा से गजट आया है पीएफआरडीए का, जी, तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो ये गजट निकाला है, ये बेसिकली एनपीएस में एक एग्जिट एंड विड्रॉल रूल था 2015 का। जी, क्या उस 15 के रूल को ये रिप्लेस करता है 2025 का, यानी 10 साल के बाद एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी में कुछ बदलाव किए। तो वो जो है उस मामले में बात करता है, कुछ चेंजेस किए गए। जैसे पहला मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने क्या किया, हालांकि उस चेंज से किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं बता देता हूं कि कोई आदमी जो रिटायर होगा, मतलब 60 साल या 62 साल की उम्र में रिटायर होगा जी, तो पहले उसे क्या था कि 60% मिल जाता था टोटल फंड का, ठीक है। 40% वो एन्युटी में लगाता था पेंशन के लिए। वो केस एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। ये कहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद रिटायरी चाहे तो 25 साल के लिए उस पैसे को, टोटल पैसे को वहीं का वहीं छोड़ सकता है। अब आप ये बताओ कि 60 साल के बाद लोगों को पेंशन चाहिए, 25 साल तक कोई कैसे उस पैसे को वहाँ छोड़ सकता है? जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा? रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं फंड उसके लिए। तो ये एक बदलाव किया गया। पहले ये 75 साल तक था, मतलब पहले 15 साल तक उसको वहाँ, इसको कहा है उन्होंने डिफरमेंट। ओके। तो 15 साल को बढ़ा करके उन्होंने 25 साल कर दिया। दूसरा इन्होंने अब ये कहा है कि अगर टोटल कॉर्पस रिटायरमेंट के समय 8 लाख रुपए से कम है जी, तो उस 8 लाख, सॉरी, अगर उसकी 8 लाख का भी एक था प्रावधान, और एक था कि 8 से अगर 12 लाख है तो, और फिर एक था कि अगर उससे ऊपर भी है तो भी। जी जी। तो अगर उन्होंने ये कहा है कि रिटायरमेंट से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है, डिसीज हो जाता है कोई कर्मचारी, तो उसके अकाउंट में देखेंगे कितना पैसा है। अगर 8 लाख से कम है या 8 लाख तक है तो सारा पैसा परिवार को दे देंगे, पेंशन नहीं होगी जी, उस केस में, अगर वो इस तरीके से उसमें जाएगा। अगर उसका 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो वो उसमें से 6 लाख रुपए दे देंगे लमसम के तौर पे, और 6 लाख की उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ये एक नया बदलाव है जी। एक और तर्क दिया जा रहा था मंजीत जी, कहा जा रहा था कि पेंशन फंड को खरीदने की जो अब अनिवार्यता कहिए या कंपल्सन कहिए पहले ज़्यादा थी, अब उसमें कहा गया है कि वो अब थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। आप इस तर्क से सहमत हैं या नहीं? नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसमें कोई बदलाव ही नहीं है। जो 60-40 का रेशियो था वो आज भी एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस ये कहा है कि अगर डेथ पहले हो गई, पहले वो 5 लाख रुपए लिमिट थी, अब उसको 5 लाख को बढ़ा करके उन्होंने बस 8 लाख कर दिया है। बस इतना ही है, इससे कोई ज़्यादा बदलाव है नहीं। तो वो समय के साथ आप देखिए कि 5 लाख की वैल्यू जो थी वो आज नहीं रह गई, तो वो वैल्यू, इसका मतलब ये है कि सरकार ये बात कहना चाह रही है कि जब 2015 में एग्जिट पॉलिसी बनाई थी इन्होंने, तो 2015 में जो 5 लाख रुपए थे वही आज 8 लाख रुपए हैं। ये वैल्यू का अंतर आ चुका है, तो जाहिर सी बात ये बदलाव उनको करना पड़ा जी। तो इसके अलावा तो और ऐसा कोई बदलाव नहीं है जिसको मतलब जो है इसमें कोई मतलब इस तरह से उठाया जा सके। अगर जैसे प्री मैच्योर एग्जिट करता है या रिज़ाइन कर देता है या डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उस केस में भी यही कहा गया है कि अगर 8 लाख रुपए से कम है तो सारा कॉर्पस दे देंगे, टाटा बाय बाय कर लेंगे। 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है
तो उस केस में क्या करेंगे, 6 लाख रुपए दे देंगे और 6 लाख की कहेंगे आप एन्युटी लो। ओके। 6 लाख की एन्युटी वो चाहे 10 साल की ले ले, 12 साल की ले ले, 15 साल की ले ले, वो एन्युटी पे डिपेंड करेगा किस कंपनी से आप एन्युटी लेते हो और कितने साल की एन्युटी लेते हो जी। लेकिन अगर 8 लाख रुपए से कम है तो पूरा दे दिया, काम खत्म हो गया उसका। अगर इससे ज़्यादा है, 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे कि 20% तुरंत दे देंगे और जो 80% बचेगा उसको एन्युटी के रूप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके। सपोज दैट कोई कर्मचारी अगर एग्ज़िट मार रहा है, 20 साल की नौकरी पूरी होने से पहले एग्ज़िट कर रहा है, उसमें से नौकरी में से रिज़ाइन दे दे या कोई और वजह हो जाए, तो 12 लाख रुपए से ऊपर है उसके अकाउंट में, तो उसका 20%, सपोज दैट कि 15 लाख रुपए है तो 20% यानी 3 लाख रुपए दे दिया। जो 12 लाख बचा उसको उसे एन्युटी में लगाना है। हाँ, इसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि जो 12 लाख रुपए वो एन्युटी में लगाएगा उसी दिन से पेंशन मिलेगी या उसको सुपर एन्युएशन की डेट से पेंशन मिलेगी। जी। इस शब्द का, इस स्टेटमेंट का चूंकि जिक्र ही नहीं किया गया इसमें जी। तो एग्जिट एंड अगर हम उसकी बात करें 2021 का जो एनपीएस का जो एक्ट है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो जो 80% है वहाँ एज इट इज जमा रहेगा और उसको जो पेंशन मिलना स्टार्ट होगा वो सुपर एन्युएशन की, उसको जो पेंशन मिलना स्टार्ट होगा वो सुपर एन्युएशन की डेट से मिलना शुरू होगा। जी। जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये गज़ट किसी भी कर्मचारी को लुभा पाएगा या उसको कुछ ऐसा बेनिफिट देगा। जी। कर्मचारी को ज़रूरत है गारंटीड पेंशन की, जैसे कि वो यूनिफाइड पेंशन की तरफ आए थे, तो उसमें कुछ और सुधार करते कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा बन जाता। जी। वो इम्पोर्टेंट हो सकता था कर्मचारी के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस समय हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो, चाहे 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड हो, फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो, डीए मर्ज करने वाली बात हो, या पुराना जो 18 महीने का डीए वाला जो मामला है उससे रिलेटेड, या तमाम जो भी सवाल हो यूपीएस से रिलेटेड, एनपीएस से रिलेटेड, ओपीएस से रिलेटेड, आप हमारा जो है कॉमेंट सेक्शन ओपन कर दिया गया है, मुझे पीसीआर से आदेश आ गया है, तो आप प्लीज़ अपने जो कॉमेंट है कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे उसको लेने की और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर, डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है, आप कहते हैं कि सब चीज़ जो है डिजिटल इंडिया हो गया है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि जो 8वें वेतन आयोग को लेकर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर पहले बड़ी रार तकरार छिड़ी, उसके बाद कहा गया कि जब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन गया, अध्यक्ष महोदय जो हैं, अध्यक्षा महोदय वो बन गई, कहा जा रहा है कि तमाम सिफारिशें जो हैं वो अब कलेक्ट की जा रही है, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और लेकिन वो प्रोसेस में 18 महीने का वक्त लग रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई की मार पड़ रही है और जिस तरह से जो इंडिया इज़ नाउ एस्पिरेशनल क्लास, एस्पिरेशनलिटी जो है लोगों की बढ़ती जा रही है, वो आपको दिख भी रहा होगा जिस तरह से अभी जो जीएसटी बचत महोत्सव हुआ, लोगों ने भर भर कर गाड़ियाँ खरीदी और तमाम जो है आउट ऑफ द वे जाकर जो है खरीदारी की, तो लोगों को लग रहा है कि बढ़ा हुआ वेतन मिल जाता तो और जरा हम खरीदारी करते या अपना हाउस होल्ड्स की डिमांड थी उसको पूर्ण करते। तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि 18 महीने का जो है वो समय लग रहा है। उसके पीछे तो कई तर्क दिए गए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि इलेक्शन के समय वो डेट क्लैश होने की बात कही जा रही थी कि सरकार उसको जो है अपने चुनावी फायदे के तौर पर देख रही है और उसके बाद उस समय जो है सिफारिशों को ऐलान कर सकती है। लेकिन 18 महीने का जो डिले हो रहा है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना मंजीत जी? विशाल जी, ये बात हमने पहले शुरू से ही उठाई है कि अगर जनवरी में ही आधिकारिक तौर पर इसका गठन कर दिया गया होता, जैसा आपने एक बात कही कि चुनाव क्लैश कर रहे थे जी, तो दिल्ली में चुनाव ही थे उस समय ऐलान किया गया। हाँ, जब इस पे कमीशन के गठन का अनाउंसमेंट किया गया, बिहार का एक चरण का चुनाव हो चुका था, उसके बाद पे कमीशन को आधिकारिक गठित किया गया। अभी 18 महीने लगाएंगे। 18 महीने लगाने का मतलब ये है कि 27 के हम मिड में होंगे और उस समय रिपोर्ट बन रही होगी या रिपोर्ट सबमिट हो रही होगी। रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो 27 में तो खैर यूपी के ही चुनाव है जी, तो इसका मतलब ये है कि यूपी के उस समय चुनाव शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि अप्रैल मई में ड्यू है मेरे ख्याल से चुनाव, और उसी समय इसकी रिपोर्ट सबमिट हो रही होगी। तो सरकार कह रही है कि चुनाव क्लैश कर रहे हैं, बीच में कर नहीं रहे हैं, कराए जा रहे हैं। सरकार बड़ा ध्यान से कि दिल्ली के चुनाव में अनाउंसमेंट, बिहार के चुनाव में आधिकारिक गठन और यूपी के चुनाव में उसकी रिपोर्ट को लागू करना, ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक सोची समझी नीति है जी। दूसरी बात जो आपने कहा कि 18 महीने,
तो 18 महीने एक बहुत बड़ा टाइम है। 18 महीने तब लगते थे जब हम बैलगाड़ी की स्पीड से चलते थे जी। अभी डिजिटल युग है, दिल्ली में बैठ के होनी है, सारा कुछ ऑनलाइन डेटा मौजूद है। अब डेनमार्क जाके, नॉर्वे जाकर के, यूएस के जाकर के पेंशन सिस्टम को वहाँ जाकर के आप स्टडी नहीं करोगे। पेंशन एक्सपर्ट को बुला लोगे दिल्ली में, या पेंशन एक्सपर्ट के साथ आप लाइव डिस्कशन कर लोगे, या उनका डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, एक डेलीगेशन चला जाएगा स्टडी करने के लिए। 10 दिन सफिशिएंट है किसी एक पर्टिकुलर, सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में मौजूद हैं। तो अभी 18 महीने मुझे लगता है ये जानबूझ करके इसको डिले करने का एक मतलब जो है तरीका है। इसको डिले किया जा रहा है, सरकार जानबूझ करके इसको डिले कर रही है जी। सरकार चाहे तो 200 दिन यानी 6 महीने करीब 6 से 7 महीने मोर देन सफिशिएंट है पे कमीशन को स्टडी करके उसको रिकमेंड करना, उसकी रिपोर्ट को सबमिट करना है। लेकिन दिल्ली चुनाव के समय में जैसा कि आपने कहा कि गठन का ऐलान किया गया, उसके बाद तो 10 महीने 11 महीने तो लग गए जब आधिकारिक रूप से आपको घोषणा करना पड़ गया कि रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनेंगी। तो एक 10 महीने तो उधर ही हम लोगों ने खपा दिया, समय बर्बाद भी हो चुका है। 6 महीने में तो वो काम हो तो इस लिहाज से तो कम से कम 20 साल लगेंगे 8वें पे कमीशन को काम करके रिपोर्ट देने में। जिस हिसाब से अनाउंसमेंट करने के बाद अगर 10 महीने लगते हैं आधिकारिक गठन करने में, तो आप समझिए कि स्टडी करने में कम से कम 10 गुना टाइम लगना चाहिए, यानी 100 महीने जी। तो 100 महीने का मतलब आप समझ लीजिए 6-7 साल का काम हो गया। तो ये तो फिर अगले 10 साल में तो फिर एक नई रिपोर्ट आने वाली तैयारी, फिर मतलब 9वां वेतन आयोग। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सरकार की मंशा ही नहीं है देने की जी। और मैं तो मनी 9 के प्लेटफार्म से भी बार इस बात को उठा चुका हूँ कि आपके साथ ही हम 14 जनवरी को बैठे थे, इसी स्टूडियो में बैठे थे, जब हमने कहा था कि हफ्ते भर में हमें उम्मीद है कि पे कमीशन के गठन का ऐलान हो जाएगा। इत्तेफाक से अगले दिन ऐलान हो गया। तो मैं फिर कहूँगा कि भारत सरकार पर करीब 1.25 करोड़ वर्किंग क्लास और जो पेंशनर हैं उनका भरोसा है। उस भरोसे को माननीय प्रधानमंत्री जी तोड़े नहीं, मरोड़े नहीं। और वे लोग एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं क्योंकि उनमें से कितने लोग रह जाएंगे हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। तमाम पेंशनर हैं जो 80 साल की उम्र में होंगे, 85 साल की उम्र में होंगे, 90 साल की उम्र में होंगे, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप 8वें पे कमीशन का उनको लाभ देने वाले हैं। इतना डिले मत करिए कि लोग जो है इसको कोसने लग जाएं। जी, अब हमारे साथ जो है कई व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, संतोष वर्मा जी हैं, अजीत सोनकर जी हैं। इन लोगों का कहना है कि ओपीएस इज़ द डियर नीड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ रेंडरिंग सर्विस अंडर द एनपीएस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ओपीएस इज़ द बेस्ट। तो क्या लोगों का क्या कहना है कि ओपीएस ही सही है? जो पहला जो नारा था कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस, क्या उस बात पर अडिग रहना चाहते हैं तमाम कर्मचारी? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से कभी लेता नहीं हूँ, और मैंने जब भी भारत सरकार के साथ टेबल टॉक किया है, वार्ता हुई है, तब भी मैंने इसको इस तरह से नहीं रखा है, क्योंकि ये एक शगुफा ऐसा है कि मतलब अगर आपको ज़िंदगी भर आंदोलन चलाना है तो ओपीएस हूबहू ओपीएस, नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। अगर मैं बात करूं आज हम कहां पर हैं, आज हम 2021 में पहुंच गए हैं टेक्निकली, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी अस्तित्व में नहीं बची। 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो यूपीएस में आज की डेट में नहीं जा सकता। जो रिटायर पहले हो चुके, जो नहीं गए अब तक, वो भी नहीं जा सकते। जो नए लोग नौकरियों में आएंगे, मान लीजिए कल कोई नौकरी ज्वाइन करेगा, तो वो भी यूपीएस में टेक्निकली नहीं तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उनके लिए नया नोटिफिकेशन ना निकाला जाए, क्योंकि उनके लिए भी एक्सटेंडेड डेट तो खत्म हो गई। तो आज की डेट में यूपीएस तो बचा नहीं, अब बचा है एनपीएस। एनपीएस कौन सा बचा है? एनपीएस वो बचा है जिसका लास्ट जो अमेंडमेंट आया था 2021 में, यानी जो 2021 में एनपीएस डिज़ाइन हुई, न्यू एनपीएस कह लीजिए, वो है आज। तो आज हम 2025 के लास्ट में बैठे हुए हैं, और 2021 के भी मार्च में जो लास्ट अमेंडेड एनपीएस था, यानी हम मार्च 2021 में पहुंच गए। हमारे पास यूपीएस नहीं है, हमारे पास ओपीएस भी नहीं है, अब हमारे पास है न्यू एनपीएस 2021 वाली। 2021 से लेकर के हमने कितने धरना प्रदर्शन किए, कितने आंदोलन किए, कितनी बार सरकार के साथ टेबल टॉक हुआ, सोल्यूशन नहीं निकला, ओपीएस का सोल्यूशन नहीं निकला। आई सरकार तो यूपीएस तक आई, वहाँ से भी सरेंडर हो गया मामला। तो अब ये एक तरह से एक नई लड़ाई सी बन गई जी, कि हम अब तो यूपीएस तो बचा ही नहीं, तो नो यूपीएस लिखने का कोई मतलब ही नहीं। अब या तो एनपीएस है या फिर एनपीएस के बाद हमारी ओपीएस है जी। अब हमें उसी एनपीएस में कुछ चीज़ें चाहिए जो हमारी ओल्ड पेंशन की गारंटी को सुनिश्चित कर दे। अभी
सदन में जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है वहाँ पर भी ये सवाल पूछा गया। सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि ओपीएस के ऊपर उनका कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो हम बस इतना कहेंगे कि ठीक है, प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन एनपीएस से तो हम पहले से ही संतुष्ट नहीं हैं। एनपीएस के तो खिलाफ आंदोलन ही कर रहे हैं। आप यूपीएस लेकर के आए थे, अब यूपीएस है नहीं। तो अभी जो एनपीएस में जो ज़रूरी बदलाव हैं ओपीएस वाले, वो तो किए जा सकते हैं जी, उनको करने की हम बात कर रहे हैं। एनपीएस में ही हमारा पैसा वापस निकालने की पूरी हमें आज़ादी दे दी जाए। जो हमारा अंशदान है वो हमको वापस कर दिया जाए। हमारे अंशदान पर जीपीएफ की गारंटी दे दी जाए, इंटरेस्ट की। हमारा पैसा वापस निकल आएगा। रही बात, आपने कहा कि 25 साल पे 50% पेंशन, तो ठीक है, जिसका 25 साल की नौकरी हो गया उसको आप 50% पेंशन दे दो और अपना हिसाब वापस ले लो। जो एनपीएस में बने रहना चाहेंगे रिटायरमेंट पे वो बने रहेंगे, और जो निकलना चाहेंगे उनको ओपीएस मिल जाएगा। जी जी। तो अब इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न आपसे मंजीत जी ये रहेगा कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी फंस तो नहीं गया? जिस तरह से आपने भी कहा कि कई बार जो डेडलाइन को भी बढ़ाया गया, आपको भी पता होगा सर, कई बार टाइम दिया गया कि अब आप जो है शिफ्ट हो सकते हैं एनपीएस से यूपीएस में। एक बार बीच में कई बार हम लोगों ने इस रिपोर्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि वन टाइम स्विच करने की भी बात कही गई कि आप यूपीएस से भी एनपीएस में एक दफ़ा जो है आप आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन अब तो डेडलाइन भी खत्म हो गई, तो अभी आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से भी नहीं कहा गया कि यूपीएस का क्या होगा, लेकिन ये तो साफ पता चल गया कि अब जो एनपीएस में जो है वो अब यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। तो क्या जो कर्मचारी फंस गए, जो ये डिसीजन नहीं ले पाए, उनका क्या होगा मंजीत जी? देखिए, जो यूपीएस में चले गए वो तो अभी यूपीएस में है। मान लीजिए वो जो संख्या 1,22,123 के आसपास ना जी, उनका क्या होगा पहले वो भी बताइए। वो तो अभी यूपीएस में चले गए जी। उनका तो प्रॉपर यूपीएस का प्रैन बनेगा, जिसे आप प्रैन अंडर यूपीएस कहेंगे। उनका नया प्रैन बन करके आ जाएगा। उनका पूरा जो अकाउंट में जो पैसा था उसको बाइफरकेट किया जाएगा। एक जगह रहेगा उनका 10+10, यानी सरकार का 10%, एम्प्लॉय का 10%, ये बराबर कर दिया जाएगा। बाकी जो पैसा बचा उसको पूल कॉर्पस में डाल दिया जाएगा। यानी 2019 से जो सरकार 14% डाल रही है तो वो अलग करके उसको पूल कॉर्पस में डाल दिया जाएगा। फिर उनके पास एक ऑप्शन रहेगा टिल रिटायरमेंट, कि वो जब भी चाहे उस यूपीएस में से फिर से एनपीएस में वापस जा सकते हैं। तो विशाल जी, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जितने भी लोग यूपीएस में गए हैं उनमें से 90% लोग यूपीएस से फिर से एनपीएस में वापस आएंगे, चाहे वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले आ जाए और चाहे अभी 2-4-6 महीने के बाद ही वापस आ जाए, लेकिन वो सब यूपीएस से एनपीएस में वापस आएंगे। और ये आंदोलन तब तक चलेगा ओपीएस नहीं मिल जाती। जी। एक सवाल आ रहा है सर रिगार्डिंग एनपीएस। सर 80% जो है विड्रॉवल ऑफ कॉर्पस करवा दीजिए, और इक्विटीज़ में अप टू, इक्विटीज़ यानी कि शेयर मार्केट वाला, उसमें अप टू 70 to 80% और इवन अप टू 100% तक का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए इफ़ अगर नो ओपीएस सरकार दे रही है। इनके तर्क से आप सहमत हैं? मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ये जो बात कह रहे हैं आम आदमी के समझने के लिए मैं बता दूँ जी कि तरीका ये है कि जब कोई मान लीजिए 30 साल का कर्मचारी है, वो नौकरी में आया, तो सपोज दैट कि उसका हर महीने उसका और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिला करके मान लीजिए 30,000 रुपये एनपीएस में जमा हो रहा है। तो 30,000 रुपये जो जमा हो रहा है वो 2 टुकड़ों में हो रहा है। 75% जो है करीब करीब वो लगाते हैं उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के तहत जी। और 25% के आसपास वो लगा रहे हैं उसको मतलब जो है ओपन मार्केट में, इक्विटीज़ में, कह लीजिए कि शेयर मार्केट जिसको आप कहते हैं। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में 100% तक लगाने का आप ऑप्शन खोल दीजिए जी। तो अब सरकार मतलब जो है हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, समझिए 22 साल एनपीएस को हो चुका है। 22 साल में सरकार ये नहीं कर पाई कि हमें हमारे ही कंट्रीब्यूशन पर गारंटीड रिटर्न दे सके। अभी उसने 2 साल मार्केट का रिटर्न भी तो अनिश्चित है ना। अभी कोविड जब शुरू हुआ तो मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गई। तो ये कोई नहीं जानता है कि अगर हमने मान लीजिए 75% इक्विटीज़ में डाल भी दिया या 100% डाल दिया पैसा, और 3 साल तक मार्केट की स्थिति अगर ख़राब हो गई, उस केस में आप क्या करेंगे? लोगों का पैसा डूबेगा, बहुत सारे लोगों को निकालना ही पड़ेगा। उस परिस्थिति में उस समय आप पड़ गए, जिस समय मान लीजिए महामारी आ गई, कोविड जैसी जो है महामारी के समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ गया और उस समय उसको अपना पैसा रिडीम करना पड़ गया, तो उस समय बहुत नुकसान, बहुत दिक्कत। बिल्कुल। जिसके पास 1 करोड़ होगा मान लीजिए, उस समय 10 लाख हो जाएगा, 50 लाख रह जाएगा, 40 लाख रह जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कायदे से जब सरकार ने पेंशन फंड मैनेजर बना रखे हैं, LIC, UTI, SBI, HDFC, ICICI, बहुत सारे हैं, तो सरकार उनको बाध्य करे कि जब वो 20% उठा रहे हैं साल में रिटर्न, तो हमारे कर्मचारी को 8%, 9% क्यों मिल रहा है?
जी। सरकार इस बात को इंश्योर करे कि जो कर्मचारी का जो अंशदान है कम से कम उसको 12-13% का रिटर्न मिले साल में। जी। वो नहीं मिल रहा है। अभी किसी को 8% मिल रहा है, किसी को 8.5% मिल रहा है, किसी को 9% मिल रहा है। सरकार ये कह रही है कि आप पेंशन फंड मैनेजर अपने आप चेंज कर लो। अरे इस लोगों के प्रैन नहीं बन पाए, लोगों के ऑनलाइन अकाउंट विजिबल नहीं हो रहे, लोग स्विच नहीं कर पाए, और सरकार कह रही है आप खुद पेंशन फंड मैनेजर बदल लो। अगर भारत इतना ही मतलब जो है इस मामले में लिटरेट रहता तो फिर बात ही फिर आपसे पेंशन मांगते ही नहीं। वो हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें से 80% वो परिवार हैं भारत मतलब जब से ये मानव सभ्यता बनी है तब से गरीबी और मुफलिसी में जी रहे हैं। नौकरी एकमात्र उनका सहारा रही, उनके भविष्य, उनके परिवारों के लिए एक बैकबोन की तरह रही है नौकरी। और वो इतने लिटरेट नहीं है, उनकी लिटरेसी इस मामले में इतनी बेहतर नहीं है कि वो पेंशन फंड मैनेजर समझ पाएँ, वो इक्विटी समझ पाएँ, वो सिक्योरिटीज़ समझ पाएँ, या उस तरीके से वो निवेश कर पाएँ। ये उनकी अभी इतनी समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस मामले में ये कोई बेहतर मुझे विकल्प नहीं लगता। हाँ, सरकार ओपन कर दे कि जो लोग खुद से लगाना चाहें वो 100% इक्विटी में लगा दें, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम तो जो डिमांड कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन है उस पर रिटर्न की गारंटी सुनिश्चित की जाए। तो फिर वो गारंटी कहाँ, हम कैसे मांगेंगे? जी। हम गारंटी मांग ही नहीं पाएंगे। जब वो सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा कि हम ही उसको लगाएंगे तो गारंटी किससे मांगेंगे? जी। तो हम वो गारंटी नहीं मांग सकते। तो हमारा जो डिमांड है वो यही रहेगी, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को जीपीएफ की तरह ट्रीट किया जाए। ओके। चलिए, एक और जो शीतकालीन सत्र में जो है एक और बड़ा हम धमाकेदार हंगामेदार कहिए, वो एक प्रश्न ये पूछा गया कि 1 जनवरी 2026 से क्या 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके रिलेटेड भी एक सवाल पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन में जो है एक एडिशनल सवाल ये पूछा गया कि क्या, मान लीजिए आप खुद ही कह रहे हैं कि 18 महीने का भी वक्त लगेगा, मान लीजिए जो है रिकमेंडेशन हो या फिटमेंट फैक्टर वाला मामला जब पता चले, उसके बाद पता चले कितने एक्स अमाउंट या वाई अमाउंट जो है मिलने वाला है, तो वो 1-2 साल का डिले हो सकता है। मान लीजिए 26 ना होकर 27-28 तक आकर रिपोर्ट आएगी तो समय मिलेगा। तो इस बीच का जो ड्यूरेशन है, मान लीजिए 1 साल लगे, 1.5 साल लगे या 2 साल लगे, जो भी साल लगे, उस दौरान का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी बहुत संशय है। तमाम जो सैलरीड क्लास हैं उनके मन में भी है ये सवाल, और पेंशनर्स हैं उनके मन में भी है ये सवाल। तो उस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है ये जानने की कोशिश करेंगे मंजीत जी से, और उनका क्या पक्ष है ये भी जानेंगे। सर, ओवर टू यू। सरकार ने तो कह दिया कि अभी तो डिसाइड करेंगे, उस डेट को डिसाइड करेंगे। तो विशाल जी, ये जो संसद में ये जो सवाल पूछा गया है और उसका जो जवाब है माननीय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी साहब के हवाले से जो जवाब दिया गया है, मैं तो पहले उस जवाब का खंडन करूंगा। ये बड़ा मतलब जो है ये इस जवाब ने लोगों को संशय में डाल दिया है। ये तो तय है कि सरकार को 8वें पे कमीशन का जो लाभ है वो 1 जनवरी 2026 से ही देना पड़ेगा। ये तो एकदम तय है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, और हम लोग इसके लिए कमिटेड हैं लड़ने के लिए कि हमें 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए, और मिलेगा, हम लेके रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें एक टेक्निकली पेच है, जो जवाब दिया गया उसके जवाब के पीछे की हमें मंशा को समझना पड़ेगा। असल में विशाल जी, होता क्या है कि कोई भी पे कमीशन जब मतलब उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, तो जैसे पिछला पे कमीशन अगर आप देखें तो वो 18 महीने बाद इम्प्लीमेंट किया गया जी। मतलब 1 जनवरी 2016 से मिलना चाहिए था, मिला 1 जनवरी 2016 से ही एरियर मिले, लेकिन वो 18 महीने के बाद उस पे कमीशन को लागू किया गया और फिर पीछे का 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया गया। अब देखिए एरियर में होता क्या है, जो सरकार ये बात कहना चाहती है, जो सैलरी का जो मेन घटक है वो है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये उसके मेन कंपोनेंट हैं। 1 जनवरी 2026 की जगह हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2028 को पे कमीशन की संस्तुतियां स्वीकार हो गई और सरकार ने उसको लागू कर दिया। तो 1 जनवरी 2026 से बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस जैसे जैसे जितना जितना होना चाहिए उसका एरियर मिलेगा। 1 जनवरी 2028 तक का मिल जाएगा, लेकिन इस बीच बाकी जो भत्ते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है या और अलाउंसेज हैं जी, वो नहीं देती है सरकार। ये एक वजह है जो जिसकी वजह से वो माननीय कितना नुकसान होता होगा एक कर्मचारी को, ये भी आपके पास डेटा होगा, मोटा-मोटी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कैलकुलेशन किया है, मैंने खुद की सैलरी पे कैलकुलेट किया है और मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो वो पूरी कैलकुलेशन भी हमने डाली हुई है। तो उसमें वो कैलकुलेशन है तकरीबन 1 साल में
मोटा मोटा 2026-26 में केवल HRA का 50,000 का नुकसान बैठता है एक एम्प्लॉय को। हाँ, मतलब मैंने अपनी सैलरी पे काउंट किया है। ठीक है। वो मोटा मोटा मिनिमम 50,000 रुपये HRA का, तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, बल्कि इससे ज़्यादा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा आप देखिए कि 66,000 हो गया। हाँ, 70,000 के आसपास एक साल का ये बैठा जाएगा। 2 साल मान लीजिए डिले हुआ तो 1.5 लाख हो जाए। ये तो केवल HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसका तो नुकसान तय है। तो ये नुकसान है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस का। अब देखिए 1 जनवरी 2024 को डियरनेस अलाउंस 50% हो गया था जी। नियमानुसार ये भी कहा गया था कई बार, कई जो नियमानुसार मर्ज उस कर दिया 50% डियरनेस अलाउंस को उसमें मर्ज कर दिया जाना चाहिए था। उसको ना मर्ज किया गया, उसकी वजह से जो हमारा नुकसान हो रहा है वो हर महीने तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का नुकसान है जी। कम तो से कम। क्या इस पॉइंट को आप लोग उठाएंगे 8वें वेतन आयोग के जो नहीं, हम तो इस पॉइंट को लगातार उठा रहे हैं और बहुत सारे मीडिया संस्थानों में हमने इसका जिक्र किया है, बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट को भी दी है, तवज्जो दी है। और ये हमने टोटल कैलकुलेट किया, ये मतलब जो है 2 साल तो बीत चुके हैं और अगले 2 साल के बाद, जैसा कि सरकार ने कहा कि 18 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, लागू होते होते 24 महीने लगेंगे, 2 साल और लगेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद हम 5 लाख से ऊपर के नुकसान में हैं जी। 4 साल में मोटा मोटा 5-5.5 लाख रुपए का। ये मेरी सैलरी पर है, मुझसे जिनकी ज़्यादा सैलरी है उनका ज़्यादा नुकसान है, जिनकी कम सैलरी है उनका थोड़ा कम नुकसान है। लेकिन मोटा मोटा हर साल 1 लाख रुपए का कम से कम नुकसान हो रहा है। तो हर साल 1 लाख, यानी 2 साल का अगर डिले चल रहा है तो 2 लाख का नुकसान हो गया। 2 लाख का तो हो चुका है जी, डीए मर्ज ना करने से, वो तो हो चुका है जी जी। अभी आगे भी ये नुकसान तब तक होता रहेगा जब तक कि पे कमीशन का फाइनली अप्रूवल मतलब जो है उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती, जब तक उसकी उसके जो अनुशंसाएं हैं जब तक मान नहीं लेंगी। अब नुकसान की बात हो रही है मंजीत जी, तो आपसे 18 महीने का जो डीए एरियर वाला मामला था, क्योंकि मैं लगातार आंदोलनों को भी जो है कवर करता रहता हूँ, लगातार मैं जो है 8th पे कमीशन और पेंशन और डीए वाले मामले को मैं लगातार कवर करता हूँ। तो ये भी मामला उठता रहता है कि कोविड के टाइम वाला विशाल जी जो है वो 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो अभी तक नहीं मिला, अगर वो भी कुछ अगर मिल जाता तो हमारे जेब में कुछ पैसा आता। विशाल जी, इस बात के लिए भी मैंने इस पर बहुत बार इस पर हमारी चर्चा हुई है और आपकी मुलाकात भी हुई थी विगत पेंशन सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई थी और सरकार के कुछ मुखिया लोगों से मुलाकात हुई थी, उनसे आपकी क्या बात हुई ये भी हम जानना चाहते हैं। जी, देखिए मेरी 7 अक्टूबर को पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें तो बेसिकली जो हमारा एजेंडा उस समय था वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के था जी। और हमने उस समय डिमांड की थी कि कर्मचारी का अंशदान पूरा वापस किया जाए और 25 साल की बजाय 20 साल के ऊपर 50% पेंशन की गणना की जाए। ये हमारा उस समय मेन एजेंडा था। अभी तो पेंशन सेक्रेटरी साहब तो अभी मेरे ख्याल से राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बन करके चले गए, तो अभी शायद चार्ज उन्हीं के पास होगा मेरे ख्याल से। तो वो तो हो गई, बात पुरानी हो गई। अभी जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हम लोग मिले, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ प्रॉपर बैठक अगर हो जाए तो हमारा डेलीगेशन उनको कुछ अपना रेजोल्यूशन है वो उनको समझाने की कोशिश करेगा, उनके सामने हम लोग रखेंगे। हो सकता है सरकार को वो बात समझ में आ जाए जी और हमें सरकार को आंदोलनों से निजात मिल जाए और हमको इस समस्या से निजात मिल जाए। तो ये बात हम रखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी संसद का सत्र चल रहा है, शायद कल तक है सत्र, इसके बाद कोशिश करेंगे कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक हो। अब अगला सवाल आपसे